एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। देखिए, जब भी कभी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड डिक्लेयर होते हैं तो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसको कई कैटेगरीज में क्लासीफाई करके क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के इंदौर को एक बार फिर से क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है फॉर 6 टाइम इन अ रो। मतलब 6वीं बार लगातार इंदौर ही क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर हुई है। और उसके बाद इंदौर को फॉलो किया सूरत ने 2nd पोजीशन पे, और 3rd पोजीशन पे था नवी मुंबई, ठीक है। और अगर हम स्टेट्स की कैटेगरी में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश 1st पोजीशन पे था, उसके बाद 2nd पे था छत्तीसगढ़, और फिर 3rd पे था महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का ये 7th एडिशन था। और इसको क्यों कंडक्ट किया जाता है? ताकि कितना प्रोग्रेस हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में, इसके बारे में जानने के लिए, साथ ही जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको रैंक करने के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड कौन सी सिटी को दिया गया है? तो ये है इंदौर। इंदौर 1st पोजीशन पे रहा, उसके बाद 2nd पे था सूरत, और फिर नवी मुंबई, ठीक है। पहले तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद अगर स्टेट्स की कैटेगरी में आपसे पूछेंगे तो मध्य प्रदेश टॉप पे था, उसके बाद था छत्तीसगढ़, और फिर था महाराष्ट्र। उसके बाद हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का कौन सा एडिशन था, तो ध्यान में रखिएगा 7वां एडिशन था। और ये भी पूछ सकते हैं कि इंदौर पिछले कितने सालों से लगातार इस पोजीशन पे बना हुआ है, मतलब इंदौर 1st पोजीशन पे कितने सालों से है। तो ये 6th बार है जब इंदौर सेम पोजीशन पे बना हुआ है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन की थोड़ा डेप्थ में जाया करिए, थोड़ी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं वो ध्यान में रखा करिए। सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पढ़ाना एम नहीं है, जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ सकता है वो सब यहाँ पे बता दिया जाता है। तो आप इसका एक सेपरेट नोट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3rd वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2022 रन्स बिटवीन विच सिटीज। तो हाल ही में 3री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया गया है अक्टूबर मंथ में, और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी 2 सिटीज के बीच में ये जो ट्रेन है ये रन करेगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है गांधीनगर टू मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, और ये 3rd है वंदे भारत सीरीज में, ठीक है। और जो अदर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इनको इंट्रोड्यूस किया गया था फरवरी 2019 में और अक्टूबर 2019 में। कहाँ कहाँ से रन करती हैं ये? तो ये रन करती हैं न्यू दिल्ली टू वाराणसी पहली वाली, और न्यू दिल्ली टू कतरा दूसरी वाली, ओके। और ये जो वंदे भारत 2.0 है, मतलब जो 3rd एडिशन है इसका नाम ही है गांधीनगर टू मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन, और ये कवर करेगी लगभग 540 किलोमीटर्स तक की डिस्टेंस सिर्फ 6 घंटे और 30 मिनट में, ओके। तो कौन से 2 सिटीज़ में रन करेगी? तो आंसर हो जाएगा मुंबई एंड अहमदाबाद। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये जो फंड है ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो कि एक बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने हाल ही में लॉन्च कर दिया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम को, ठीक है। एम क्या है इसका? इंडिजिनस जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है और इनोवेशन है इस सेक्टर में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना, और इसका एम ये भी है
कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा हो सके इन रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ठीक है, तो बस ध्यान में रखिएगा कि ये फंड कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। देखिए, इसके अलावा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो कि वर्क करती है अंडर यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री, हाल ही में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सागा ऑफ फ्रीडम नोन एंड लेसर नोन स्ट्रगल एग्जीबिशन। ठीक है, और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक, टिल 30 अक्टूबर 2022। तो ये जो एग्जीबिशन है ये बेस्ड है ऑन ओरिजिनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, साथ ही कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड जो भी न्यूज़पेपर हैं पुराने, प्राइवेट पेपर्स और कंटेम्प्ररी फोटोग्राफ्स के ऊपर जो कि इकट्ठा हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बस आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने कि इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया था, तो याद रखिएगा ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस इन 2022। इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए कौन सी सिटी होस्ट थी, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 5G को अब लॉन्च कर दिया जाएगा कुछ सिलेक्टेड सिटीज में ड्यूरिंग द इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो कि कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में। ठीक है, और लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज लाइक भारती एयरटेल और जियो वगैरह ने कंफर्म किया है कि वो 5G सर्विसेज को बहुत जल्द रोल आउट कर लेंगे कुछ सिलेक्टेड सिटीज में। ठीक है, तो बस ध्यान में क्या रखना है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी, तो ये है नई दिल्ली। नेक्स्ट है सूका पाइका रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर स्टेट। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हाल ही में उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए हैं कि उन्हें अपना बजटरी एलोकेशन सैंक्शन करना पड़ेगा, कितने अमाउंट का, 4967 लाख रुपीस का। किस लिए, इस पर्टिकुलर सूखा पाइका ड्रेनेज चैनल प्रोजेक्ट के रेजुविनेशन के लिए, और ये कब तक इन्हें करना है, मार्च 2023 तक। ठीक है, तो एनजीटी ने डायरेक्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट को कि आप रेजुविनेट करिए इस डेड रिवर को, ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है कटक डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 3 ब्लॉक्स में, उसको जो है मिटिगेट किया जा सके, उससे जो है छुटकारा पाया जा सके। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा सूखा पाइका रिवर कौन से स्टेट में लाई करती है, उड़ीसा में। मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी करंट पार्ट से ही आपका स्टैटिक ढूंढा जाता है। तो सूखा पाइका रिवर क्योंकि न्यूज़ में थी, तो ये न्यूज़ तो आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि ये क्या हुआ था, एनजीटी ने क्या कहा है उड़ीसा गवर्नमेंट को, लेकिन ये आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि सूखा पाइका रिवर कौन से स्टेट में लाई करती है, तो ध्यान में रखिएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया। कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है इंडिया में, और हाल ही में पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग को इनकरेज करने के लिए अमंग इंडियन रेजिडेंट्स PFRDA ने डिसाइड किया है कि अब से 1 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। ठीक है, और इस दिन लोगों को इंस्पायर किया जाएगा कि वो अपने लिए स्ट्रेटजीज तैयार करें एक तरह का पेंशन कॉर्प्स तैयार करने के लिए। फाइन, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी डेट को NPS दिवस अब मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है इंडिया में, ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अ 15-point विंटर एक्शन प्लान टू कर्ब एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए कौन से ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने अपना 15 पॉइंट्स का एक विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है, तो ये है दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि लगभग 233 एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय किया जाएगा, साथ ही 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन्स को इंस्टॉल किया जाएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, और गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है इस पोल्यूशन के बारे में, किसके साथ कोलैबोरेट करके, IIT कानपुर। मतलब IIT कानपुर इनको रिसर्च करके ये बताएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कहाँ से जनरेट हो रहा है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे दिल्ली के अंदर। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है, ये है IIT कानपुर, और ये विंटर एक्शन प्लान किसका है, तो ये है नई दिल्ली का। देखिए, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नई गाइडलाइन के मुताबिक जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब अपने इंस्टीट्यूट में 25% सीट रिजर्व कर सकते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है,
और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री रहेंगी कि वो अपनी एडमिशन पॉलिसी को चूज़ कर सकें या फिर बनाएं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन बस बात इतनी है कि जो भी एडमिशन का प्रोसेस रहेगा वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फाइन। और याद रखिएगा इसमें वो स्टूडेंट्स नहीं आते हैं जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर में एडमिशन लेते हैं। फाइन। तो अगर आपसे पूछेंगे कि एज पर द यूजीसी गाइडलाइन क्या परसेंटेज लिमिट है उन सीट्स की जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो याद रखिएगा ये लिमिट अब कितनी है, 25%। नेक्स्ट है मिस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव इज द MD एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में प्रमोट किया है मिस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव को, जो कि प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, और अब इनको प्रमोट करके क्या बना दिया गया है, इस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। ठीक है। और अब ये अगले 3 सालों के लिए इस पोस्ट पे रहेंगे। कब से इफेक्टिव रहेगा ये, 1 जनवरी 2023। ठीक है। और इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो ये एक तरह का पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, चेन्नई में। ठीक है। तो पहले ये क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, लेकिन अब इनको प्रमोट करके CEO और MD बना दिया गया है। अगर आपसे पूछेंगे कि इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO कौन बन गए हैं, याद रखिएगा इनका नाम मिस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल हम 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसको इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। एम क्या था, जो ओल्डर पर्सन्स का कंट्रीब्यूशन है उसको ऑनर करना, साथ ही उन प्रॉब्लम्स को टारगेट करना जो डेली अपनी लाइफ्स में ये फेस करते हैं। ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी, रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, कब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, 1 अक्टूबर को, और थीम क्या थी इस साल के लिए, रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस टू द ग्लोबल मार्केट एज ऑफ 2021 to 22। तो इस टाइम पीरियड के दौरान कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा बासमती राइस को एक्सपोर्ट किया है ग्लोबल मार्केट में। तो याद रखिएगा हम जो है मतलब इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर है बासमती राइस की, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट किया है लगभग 39,48,161 मेट्रिक टन्स ऑफ बासमती राइस, जिसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है, 26,416 करोड़ रुपीस। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया था किसान संपर्क यात्रा को, कहाँ पे, हरियाणा और पंजाब स्टेट में, ताकि जो नए रिलीज्ड बासमती वेराइटीज़ हैं उनके ऊपर फीडबैक प्राप्त किया जा सके। और ये जो नए वेराइटीज़ हैं इनके जाहिर सी बात है रेजिस्टेंट है टू बैक्टीरियल ब्लाइट एंड ब्लास्ट डिजीजेस। ठीक है। तो ओनली थिंग आपको क्या याद रखनी है इस क्वेश्चन से कि बासमती राइस के लिए टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर कौन रहा, आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है, एनोफिलीज स्टेफेंजी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ स्पेशीज एसोसिएटेड विद विच डिजीज। तो एनोफिलीज स्टेफेंजी कौन सी बीमारी से रिलेटेड स्पेशीज है, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कुछ नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है ताकि इन इन्वेसिव मलेरिया वेक्टर्स का जो स्प्रेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उसको रोका जा सके। ठीक है। और एनोफिलीज स्टेफेंजी एक तरह का प्राइमरी मॉस्किटो वेक्टर है जो कि मलेरिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है किसी भी अर्बन एनवायरनमेंट में। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है, एक रीजनल रिस्पॉन्स को सपोर्ट करना टू एनोफिलीज स्टेफेंजी ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। फाइन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अलावा रिलीज किया था ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पॉन्स को भी, कितने टाइम पीरियड के लिए, 2017 से 2030 के लिए। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि एनोफिलीज स्टेफेंजी कौन सी बीमारी से रिलेटेड स्पेशीज है, आंसर हो जाएगा मलेरिया। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंटिस्ट हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिनको हाल ही में इलेक्ट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। ये हैं डॉक्टर AK अनिल कुमार, और ये सीनियर साइंटिस्ट हैं इसरो में। हाल ही में इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। कहाँ पे, इसके एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कि हुई थी पेरिस में। ठीक है।
और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एडवोकेसी बॉडी है जिसमें 433 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम टोटल 72 कंट्रीज। ओके, और ये बेसिकली इनकरेज करता है कि एस्ट्रोनॉटिक्स को डेवलप किया जाए पीसफुल पर्पजेस के लिए, साथ ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट किया जाए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये हैं इंडिया के साइंटिस्ट। हो सकता है आपसे नाम पूछ लें कि हु इज द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, तो आंसर हो जाएगा AK अनिल कुमार। फाइन, तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और इंडिसेस की, उसके बाद सेकंड में हम रिवाइज करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और थर्ड में आज हम एक नई कैटेगरी लेकर आए हैं, इसका नाम है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे जो किसी भी वजह से न्यूज़ में थी। और ये सजेशन मुझे कमेंट्स में किसी ने दिया था, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन थैंक यू जिसने भी ये सजेशन दिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई नई कैटेगरी ऐड होनी चाहिए हमारे रिवीजन सेशन में, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, और अगर मुझे रेलेवेंट लगेगा तो मैं डेफिनेटली उसको इंक्लूड करूँगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जिसने ये आइडिया दिया था नेबरिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड करने का, वो अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करे, सब लोग उसको फिर थैंक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन सेशन। सबसे पहले रैंकिंग्स और इंडिसेस रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 40th, कितनी कंट्रीज के बीच? 132 कंट्रीज के बीच। और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही? फर्स्ट पे था इसमें स्विट्जरलैंड, सेकेंड था US, फिर स्वीडन। ठीक है, विपो का हेडक्वार्टर्स कहाँ होता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विच सिटी टॉप द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स इन 2022? तो इस इंडेक्स को टॉप किया है न्यूयॉर्क सिटी ने, उसके बाद न्यूयॉर्क को फॉलो किया था सेकेंड पोजीशन पे लंदन ने, और थर्ड पे था इसमें सिंगापुर। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022? इसमें इंडिया की रैंक थी 4th, और टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी थी? वियतनाम। याद रखिएगा चाइना ने एक बार फिर से री एंट्री ले ली है इस रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? इसमें इंडिया की रैंक थी 132, कितनी कंट्रीज में? 191। ठीक है, और इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही? फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे था नॉर्वे, और थर्ड पे था आइसलैंड। ठीक है, विच इंडियन बिजनेस पर्सन रिसेंटली बिकेम द 3rd रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स? तो इस इंडेक्स के मुताबिक कौन से इंडिया के बिजनेस पर्सन हैं जो 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं पूरी दुनिया में? ये हैं गौतम अदानी। ठीक है, और इनकी नेटवर्थ है $137.4 बिलियन। अच्छा, ये 3rd रिचेस्ट है, तो पहले टॉप 2 रिचेस्ट पर्सन कौन है दुनिया में? ये हैं एलॉन मस्क और जेफ बेजोस। विच इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड? कौन सी ऐसी पहली म्यूचुअल फंड है जिसने कंट्री का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड हाल ही में लॉन्च किया है? ये है नावी म्यूचुअल फंड। ठीक है, और इसमें बेसिकली ये ट्रैक करती है मैन्युफैक्चरर्स के परफॉर्मेंस को अमंग टॉप 300 कंपनीज इन इंडिया। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग? तो नेचर इंडेक्स रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक एशिया की रिचेस्ट वुमेन है सावित्री जिंदल। ठीक है, और इनकी नेटवर्थ है $11.3 बिलियन। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो ये हैं यांग हुयान, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये हैं चाइना से। ठीक है, और याद रखिएगा सावित्री जिंदल इसी के साथ 10th रिचेस्ट पर्सन हो गई हैं इंडिया से। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये अगर रिचेस्ट वुमेन एशिया की हैं तो 10th रिचेस्ट पर्सन इंडिया से कैसे हो जाएंगी? तो यहाँ पे सिर्फ वुमेन की बात हो रही है, जबकि पर्सन में मैन और वुमेन दोनों आ जाते हैं। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। हु इज द विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2022? ये क्वेश्चन एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, तो इसके लिए इस साल की विनर हैं आशा पारिक। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022? ये अवार्ड हाल ही में कन्फर किया गया है उत्तर प्रदेश को। हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है इंडियन ओरिजिन सोएला ब्रेवरमैन को। ठीक है,
विच इज़ द मोस्ट रिचली एंडोर्ड अवार्ड इन साइंस इन द वर्ल्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड साइंस की फील्ड में होता है ब्रेक थ्रू प्राइज, और याद रखिएगा इसको आप ऑस्कर्स ऑफ द साइंस के नाम से भी जानते हैं। हु वन द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस टाइटल इन ड्रामा सीरीज इन द एमी अवार्ड 2022। तो बेस्ट एक्टर का टाइटल दिया गया है ली जंग जे को, और बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल प्रेजेंट किया गया है जेंडाया को। विच स्टेट बैक्ड द इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। विच फॉर्मर प्रेसिडेंट वन द बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क। तो कौन से ऐसे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनको बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड दिया गया है इनकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए? ये हैं यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा। ठीक है, क्या आप इनकी वाइफ मिशेल ओबामा की एक बहुत फेमस किताब का नाम बता सकते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है? डॉक्टर अस्कर वजाहत हु वॉज कन्फर्ड विद द व्यास सम्मान अवार्ड इज अ राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। सबसे पहले याद रखिएगा कि व्यास सम्मान अवार्ड किसको दिया गया है इस साल? डॉक्टर अस्कर वजाहत को, और ये एक हिंदी राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपनी नई कैटेगरी के ऊपर जिसका नाम है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे इंडिया की जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में बनी हुई थी। वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस्ड $2 billion फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन टू विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो हमने देखा था कि पाकिस्तान में मैसिव फ्लड्स आए हुए थे, इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि वो $2 billion की हेल्प प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान को, ताकि यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के टास्क हो पाएँ। ठीक है, Food and Agricultural Organization and the World Food Programme warned recently about acute food insecurity in which neighboring country of India? तो ये कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। Which neighboring country of India abolished the presidential flag and his excellency title of the president? कौन सी neighboring country है इंडिया की जिसने presidential flag को finally abolish कर दिया है और जो प्रेसिडेंट के साथ his excellency का टाइटल लगता था उसको भी abolish कर दिया है? ये कंट्री है श्रीलंका फिर से। ठीक है, और याद रखिएगा श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट कौन है? रेनिल विक्रमसिंघे, और आपको कमेंट्स में लिखना है कि श्रीलंका के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू एम्पावर द पार्लियामेंट ओवर द प्रेसिडेंट? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, आंसर हो जाएगा श्रीलंका। पद्मा ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? पद्मा ब्रिज लाई करता है बांग्लादेश में, और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया था कि जो इनका पद्मा ब्रिज बन रहा है ये चाइना के बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका? शी जिनपिंग का, ट्रेड और कनेक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, और जब ये बन जाएगा तो ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा ब्रिज भी हो जाएगा। इंडिया एक्सीडेंटली फायर्ड अ मिसाइल इनटू विच नेबरिंग कंट्री ड्यू टू टेक्निकल मैल फंक्शन? तो कुछ दिनों पहले कुछ महीनों पहले इंडिया ने एक्सीडेंटली एक मिसाइल को फायर कर दिया था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। द चीफ जस्टिस ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ फेस्ड इम्पीचमेंट प्रोसीजर? तो नेपाल के चीफ जस्टिस के ऊपर इम्पीचमेंट लगाया गया था कुछ दिनों पहले, और कौन थे ये? क्या नाम था इनका? मिस्टर शोलेंद्र शमशेर राणा। ठीक है, और इसी के साथ ये सेकंड चीफ जस्टिस हो चुके हैं नेपाल के जिन्होंने पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसीजर को फेस किया है। ठीक है, और इनके बाद फिर सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर दीपक कर्की, इन्होंने टुक ओवर कर लिया था इनकी पोजीशन को। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वाली कैटेगरी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी इंक्लूड कराना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में, और मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं होता कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ, तो ऐसा मत सोचा करिए कि आपका कमेंट्स कोई देख नहीं रहा है या उसको इग्नोर किया जा रहा है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उनको सबको रिप्लाई करना या सबको देखना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन वी कंसीडर योर कमेंट्स। तो अगर आप कोई भी सजेशन रखते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट्स में लिखा करिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.